नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी पीरियोडिक टेबल वाली 11th क्लास, उसमें हमने पढ़ लिया था भाई आवर्त सारणी का इतिहास तो कंप्लीट कर लिया। फिर गुणों में आवर्तता के अंदर हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कह सकते हो आप। क्यों? परमाणु का आकार है वो डिसाइड कौन करेगा? त्रिज्या डिसाइड करेगी। त्रिज्या बड़ी तो आकार बड़ा, त्रिज्या छोटी तो आकार भी छोटा। अब हम आज पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक इसमें, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव या फिर आयनन एंथैल्पी दूसरा टॉपिक है अपने पास। आयनन विभव या इसी को हम बोल सकते हैं आयनन एंथैल्पी। या इसी को हम बोल सकते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा। तीनों नाम इसी के ही हैं। आप आयनन ऊर्जा बोल दो, या आप आयनन विभव बोल दो, या आप आयनन एंथैल्पी बोल दो। और इसकी इंग्लिश लिखें तो इंग्लिश है इसकी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल। विभव का मतलब पोटेंशियल, या आप कह दो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी। या इसी को आप कह दो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमारा टॉपिक हो गया। तीन नाम है इसकी। कितने नाम हैं? तीन। और तीनों ही नाम मैंने लिख दिए आपको, ये लो। ये हो गया हमारा टॉपिक का नाम। हाँ जी, देखिए आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो विलगित गैसीय परमाणु, विलगित का मतलब अकेला आइटम होना चाहिए, ऐसे नहीं मॉलिक्यूल ले लिया आपने। तो विलगित गैसीय परमाणु और गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो विलगित गैसीय परमाणु की मूल अवस्था से, या कह दो आद्य अवस्था कह सकते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट, उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलता है ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से निकलता है, बाहर वाले कोष से, संयोजकता कोष से, यानी जो सबसे बाहर होता है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जुड़ता भी कहां है? संयोजकता कोष में। तो क्या कहेंगे कि विलगित गैसीय परमाणु की मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अर्थात नाभिक के आकर्षण से उसको फ्री करने के लिए, तो नाभिक के आकर्षण से फ्री हो जाएगा तो इसका हम लोग कहां? इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। ऐसा ही मानेंगे हम। अरे जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर मान लो इतने वेग से फेंके कि कोई वस्तु उस रेंज से बाहर निकल जाएगी तो वो वापस से लौट के नहीं आएगी, क्यों? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली गई ना। तो ऐसे क्या कहेंगे अपन कि विलगित गैसीय परमाणु की मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर निकलेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या कह दो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। उसको बाहर निकालने के लिए, अर्थात नाभिक के आकर्षण से उसको मुक्त करने के लिए, यानी इनफाइनाइट पर पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, वो ऊर्जा ही क्या कहलाती है? आपकी आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन क्या है देखिए, ये लो डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, विलगित विलगित गैसीय परमाणु की, विलगित गैसीय परमाणु की विलगित गैसीय परमाणु की मूल अवस्था में, विलगित गैसीय परमाणु की मूल अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को
संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये लो, क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। देखिए, जैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहें अपन, मान लो ये कोई ए ले लो या एम ले लो, चलो एम है, आइसोलेट है, अकेला है और गैसीय अवस्था में है। अब इसके वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कम से कम, वो ऊर्जा ही क्या कहलाती है? अरे वो ऊर्जा ही क्या कहलाती है? आपकी आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? आयनन ऊर्जा। चाहो तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लो, देखो, चाहो तो देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, चाहे तो इसको शॉर्ट में आयनाइजेशन से आई ले लेते हैं, एनर्जी से ई या एंथैल्पी से ई ले लो, आई ई कह दो या फिर आई पी कह दो। तो ये जो एनर्जी जरूरत है, इस एनर्जी का नाम ही क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। और इससे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा और ये क्या बन गया? आपकी गैसीय धनायन। कैसा धनायन? गैसीय धनायन। और एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया? बाहर। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी क्या कहला रही है? आपकी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए, अब बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये एनर्जी को अवशोषित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि आयनन ऊर्जा जो है वो हमेशा कैसा प्रोसेस है? अरे एक ऊष्मा शोषी प्रोसेस है। कैसा है? ऊष्मा शोषी। यानी आयनन ऊर्जा है वो हमेशा कैसा होता है? ऊष्मा शोषी प्रोसेस होता है। एक इसकी मात्रक की बात करें तो देखो, एनर्जी है, एनर्जी का मात्रक ले लो आप, कैलोरी में ले लो या जूल में ले लो आप, और विभव है तो यहां वोल्ट में ले लेंगे। किस में ले लेंगे? वोल्ट में। तो क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा हमेशा कैसा प्रोसेस है? मतलब ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनन ऊर्जा हमेशा ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। कौन सा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। ये लो, आयनन ऊर्जा हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा है? ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी है तो देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे एक ऊष्मा गतिकी। और ऊष्मा गतिकी में अगर अपन देखेंगे कि अगर एंथैल्पी में जो चेंज है ना वो पॉजिटिव आ रहा है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, और अगर नेगेटिव आता है तो अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपी। तो ये कैसा है? ऊष्मा शोषी। इसका मतलब क्या होगा? इसके लिए जो डेल्टा एच है उसका मान कैसा होगा? अरे पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब आता है? डेल्टा एच बराबर होता है एचपी माइनस एच आर, यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब पॉजिटिव कब आएगा? जब प्रोडक्ट की ज्यादा हो, रिएक्टेंट की कम हो। तो यहाँ प्रोडक्ट वाली एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है, रिएक्टेंट वाली कैसी होती है? कम। इसलिए आयनन ऊर्जा ऑलवेज कैसी आएगी? पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच कैसी आएगी? पॉजिटिव उसके लिए। अब देखिए आगे कितना हो गया। इसका मात्रक देखिए आप, इसका मात्रक ये लो। तो इसकी मात्रक की बात करें
तो देखिए मात्रक क्या है, सुनिए आप। इसका मात्रक है आपके, या तो आप ले लो इसको किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या फिर किलो जूल ले लो, किलो जूल, किलो जूल पर मोल। अब जूल में लो या कैलोरी में लो, ये तो हो गया एनर्जी का मात्रक, आयनन ऊर्जा का। और अगर वोल्ट ये विभव लो, तो विभव में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट का मतलब विभव हो गया ये, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब ये जो मात्रक लिखा है मैंने, ये वाला, ये तो आपके किसके हैं मात्रक, अरे आयनाइजेशन एनर्जी का, ये लो। और ये किसका है, ये इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं आईपी, ये लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, देखिए इतनी। अब सुनिए, अगर मान लो मुझे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने, मान लो किसी भी गैसीय एटम से, भाई गैसीय परमाणु से एक से ज्यादा, यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यानी विलगित गैसीय परमाणु है, उससे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने। तो ऐसे नहीं है कि एक साथ ही आपने एनर्जी दी मान लो और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए या 4 निकल गए या 2 निकल गए मान लो। पहले क्या होगा, 1 बाई 1 करके निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर उदासीन से क्या होगा, अपन ने ये लिखा ना, विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु, ठीक है। तो ये कैसा है, उदासीन, कैसा है, उदासीन। तो यहां भाई पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकल रहा है, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर धनायन बन जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, धनायन से। अब वो तो कैसा था, मोनोएटॉमिक कैटायन था, अब ये डायटोमिक कैटायन बन जाएगा। कैसे, भाई एक धनायन आ गया ना, अब उस धनायन से दूसरा निकलेगा तो 2 धनायन आ जाएंगे, फिर तीसरा निकलोगे तो 3 धनायन आ जाएंगे। यानी वो कैसा क्या होगा, आप मोनो एटॉमिक कैटायन को क्या कहोगे, एक परमाणुविक धनायन, फिर द्विपरमाणुविक धनायन, फिर त्रिपरमाणुविक, त्रिपरमाणुविक तो क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, हाँ सही, एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक और त्रिपरमाणुविक हिंदी में कहोगे तो। जैसे देखो मैं अभी बताता हूं आपको, देखो कैसे अपन बात कर रहे हैं इसकी, देखो इसकी बात कर रहे हैं, देखो जैसे मान लो मैंने ये कोई एटम लिया एम, और ये कैसा है आपका विलगित गैसीय परमाणु है, ये लो। यहां से क्या किया अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालोगे आप तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, अरे ये गैसियस कैटायन में चेंज हो जाएगा, गैसियस धनायन में। अब ये कैसा है, भाई इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये क्या कहेंगे इसको, मोनो एटॉमिक कैटायन ही, एक परमाणुविक धनायन। अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं यहां से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं मैं यहां से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके द्विधनावेशित धनायन में, मतलब 2 धनावेश आ गया इसके ऊपर, धनायन के ऊपर। तो देखिए यहां से अगर अपन देखें तो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उदासीन से, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए आई फर्स्ट। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे दी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो इसको क्या कह रहे हैं अपन, आई सेकंड, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अब मान लो अगला इलेक्ट्रॉन और निकालना हो इससे, किससे, इसी से, तो क्या होगा, अगला इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये क्या होगा आपकी, ऐसे त्रिधनावेशित धनायन बन जाएगा ये। और ये जो एनर्जी देनी पड़ेगी ये कौन सी है आपके, आई थर्ड, ये कौन सी है, आई थर्ड। क्यों, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है, कौन सा, तीसरा, पहला उदासीन से, दूसरा धनायन से, फिर ये द्विधनावेशित धनायन से, और ये त्रिधनावेशित धनायन बन गया। अब मान लो चौथा निकालो, इससे निकाल लो। अब हमको लग तो आसान रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से निकलता नहीं है, कि उदासीन से तो आराम से निकल जाएगा, जैसे धनावेशित ये जो धनायन बना है ना, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आयन बनाए हमने कि उदासीन परमाणु का साइज है वो धनायन से बड़ा है, ऋणायन है उसका साइज उदासीन परमाणु से बड़ा है, साइज घट जाएगा, उससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, तो नाभिक का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा किस पर, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा सेकंड वाले का ही।
और थर्ड वाले का तो और ही मुश्किल है, और ऐसे ही सोच रहा है कोई 4 5 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इतने आसानी से निकलते नहीं। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी एनर्जी आसानी से सप्लाई नहीं कर सकते अपन, वो तो विशेष कंडीशंस में करेंगे अपन, ऐसे 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को ही निकालेगा। ठीक है, तो ये आईई फर्स्ट, आईई सेकंड, आईई थर्ड, इसको क्या कहते हैं हम, इनको बोलते हैं क्रमागत आयनन एंथैल्पियां या क्रमागत आयनन ऊर्जा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब क्या है, क्रमागत का मतलब अरे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी क्रमिक रूप से, यानी लगातार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए नाम क्या है, क्रमागत आयनन एंथैल्पी या क्रमागत आयनन ऊर्जा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो ये मैं समझा चुका हूं भाई, पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकल रहा है तो नाभिक का अट्रैक्शन लगेगा सही, पर इतना ज्यादा नहीं लगेगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या, अब धनायन से निकाल रहे हैं, उदासीन से नहीं, तो जो एनर्जी दी जाएगी वो पहले की कंपेयर में बहुत ज्यादा दी जाएगी। फिर तीसरा अगर निकालोगे तो ये द्विधनावेशित आयन से निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो प्रभावी नाभिक आवेश और ज्यादा बढ़ गया, नाभिक का अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और चौथा निकालोगे तो फिर और ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे यानी क्रमागत आयनन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या एक साथ बढ़ता है वैसे तो अपन तो यूं कह सकते हैं कि जो क्रमागत आयनन एंथैल्पी उसमें ऑर्डर क्या होगा, IE3 ज्यादा होगा हमेशा IE2 से, IE2 हमेशा ज्यादा होगा IE फर्स्ट से, और मान लो अगर फोर्थ वाला है तो वो थर्ड से भी ज्यादा हो जाएगा, फिफ्थ वाला है तो वो फोर्थ से ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीजें तो आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। हाँ जी, अब देखिए तो इसको क्या लिखेंगे अपन, IE फर्स्ट, IE सेकंड, IE थर्ड को क्या कहेंगे अपन, क्रमागत आयनन एंथैल्पी। अरे क्रमागत आयनन एंथैल्पी, ये लो, तो क्या लिखेंगे अपन आगे कि IE फर्स्ट, IE सेकंड, IE थर्ड क्या है, IE फर्स्ट कॉमा IE सेकंड व IE थर्ड को क्रमागत आयनन ऊर्जा, क्रमागत आयनन ऊर्जा, यानी इंग्लिश में कहो तो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ऊर्जा कहते हैं, और इसमें भी ऑर्डर क्या होगा आपके, इसमें भी ऑर्डर होगा आपके हाँ जी, IE फर्स्ट, IE सेकंड और IE थर्ड में ऑर्डर क्या होगा आपके, IE थर्ड ज्यादा है किससे, IE सेकंड से, और IE सेकंड ज्यादा है किससे, IE फर्स्ट से। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये लो, ये लो, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको याद रखना है हमेशा, ये लो ऑलवेज, हमेशा, हमेशा क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाली आयनन एंथैल्पी ना वो मतलब उससे पहले वाली से क्या होगी ज्यादा, जैसे मान लो अरे 10 है आयनन एंथैल्पी, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जो IE10 है वो ज्यादा होगा किससे, बाकी सारी IE9 तक से, या मान लो उसको अपन कहते हैं, मान लो जैसे जनरल वे में कहते हैं अपन मान लो कि भाई n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जो IEN है वो ज्यादा होगा किससे, उससे एक
मतलब जस्ट पहले वाली से, तो IN-1 से ऐसे कह सकते हैं अपन। तो अब तो इतना समझ में आ ही गया आपको, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, आप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ठोस अवस्था से अगर कोई सोच रहा है कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ठोस अवस्था से सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ठोस अवस्था से कहां चेंज करना पड़ेगा, गैसीय अवस्था में, और फिर उसको आगे एनर्जी दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। पर ठोस से गैस में लाने के लिए आपको पता है कि ठोस को सीधे ही गैस में चेंज करना है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, अरे ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन। और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कहलाती है आपकी सब्लिमेशन एनर्जी, यानी ऊर्ध्वपतन ऊर्जा। तो क्या कहेंगे, ठोस अवस्था से सीधे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, ठोस अवस्था से सीधे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो क्या कहेंगे अपन, अगला पॉइंट, ठोस अवस्था में किसी परमाणु से ठोस अवस्था में किसी परमाणु से सीधे ही इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता है। पहले इसे गैसीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं। कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और इसके लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपतन ऊर्जा। तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपतन ऊर्जा कहलाती है, ऊर्ध्वपतन ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा, ऊर्ध्वपतन ऊर्जा कहलाती है। ये लो, तो ठोस को सीधे ही गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी ऊर्ध्वपतन ऊर्जा। और फिर गैसीय अवस्था से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। गैसीय अवस्था से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि ये M सॉलिड है और इसको क्या दी अपन ने, एनर्जी दी, और मान लो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। इससे क्या निकल गया, अरे इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लेते हैं ऐसा, और ये धनायन बन गया। क्या बन गया, धनायन। तो इसको जो ये एनर्जी दी गई है ना, ये वाली, ये ऊर्जा दी गई है, मान लो एनर्जी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठोस अवस्था में ले रखा है मैंने, है तो कैसा, विलगित, लेकिन ठोस अवस्था में है। और अपन ने अभी लिखा है कि ठोस अवस्था में किसी परमाणु से सीधे ही इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता, पहले से इसमें गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपतन ऊर्जा। यानी ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में अगर कन्वर्ट करना है हमको किसी भी सब्सटेंस को, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी सब्लिमेशन एनर्जी, यानी ऊर्ध्वपतन ऊर्जा। अब थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, क्यों आजकल देखो इंग्लिश का जमाना है, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं इंग्लिश मीडियम में होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा अभी से हैबिट में डालोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। अब ये जो एनर्जी है ना, ये वाली, ये क्या नहीं है, अरे ये जो एनर्जी लिखी है ना मैंने, ये क्या नहीं है, आपके आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। अरे ये एनर्जी क्या नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। यानी ये एनर्जी क्या नहीं है, अरे मैं ऐसे लिख दूं, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। ये लो,
ये एनर्जी क्या नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। या ऐसे लिख दूं मैं, इट इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी, लो पूरा लिख लो फुल, इट इज नॉट, इट इज नॉट यानी ये नहीं है, क्या नहीं है, अरे आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है ये, क्या नहीं है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, ये लो, ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। तो फिर क्या है ये सब्लिमेशन एनर्जी है भाई। कौन सी एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी, यानी क्या कह सकते हैं, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है अभी तो फिर क्या कहेंगे अपन, देखो आगे सुनना, ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है तो फिर क्या कहेंगे अपन, कि पहले क्या करेंगे भाई अपन, अरे पहले क्या करेंगे इसको, यानी जो ये एम सॉलिड है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, एम गैस में, और इसके लिए जो एनर्जी दी जाएगी, इसके लिए ये जो एनर्जी दी जाएगी, ये लो, और ये एनर्जी क्या कहलाएगी आपके, ये गैस में चेंज हो गया, और ये एनर्जी अब कहलाएगी आपकी कौन सी, सब्लिमेशन एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, वैसे हिंदी तो मैंने लिखी रखी है, ये है ऊर्ध्वपतन ऊर्जा, ये लो ऊर्ध्वपतन ऊर्जा। अब क्या करोगे आप, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, और जैसे ही आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, ये एम गैस और ये धनायन में चेंज हो जाएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन बाहर। अब जो एनर्जी दी जाएगी वो एनर्जी क्या होगी आपकी, अरे वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब जो एनर्जी दी जाएगी ना, ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी क्या कहलाएगी भाई, अरे ये वाली एनर्जी क्या कहलाएगी बच्चों, ये वाली एनर्जी कहलाएगी आपकी कौन सी, आयनाइजेशन, अरे एनर्जी, ये वाली एनर्जी क्या है अब, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस लाइन का आपको मतलब समझ में आ गया कि अगर आपको मान लो ऐसा स्टेटमेंट पूछ ले कि निम्न में से कौन सा सही है, और एक ठोस से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है और उसको किसमें, धनायन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि विलगित होना चाहिए अकेला, ऐसे नहीं कि M2 से निकाल दिया सीधे, अरे M2 M4 किसी से ही मान लो निकाल दिया सीधे अणु से, गलत है। तो किससे निकलेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन, विलगित गैसीय परमाणु से, किससे, विलगित गैसीय परमाणु से, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ये क्रमागत आयनन एंथैल्पी समझ में आ गई आपको, इतना सब कुछ आपके समझ में आ गया। तो अब देखो आगे चलते हैं, इतना आपकी समझ में आ गया तो फिर आगे देखिए। अब इसके बाद चलेगा आपकी प्रभावित करने वाले कारक, या उससे पहले देखो मैं आपको एक और बता दूं, देखो थोड़ा सा उससे पहले आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। देखो जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, एक दो टर्म्स और बता देता हूं आपको। मान लो मैंने एक ले लिया आपके सोडियम का परमाणु ले लिया, क्या ले लिया, ये सोडियम का परमाणु, और इसका मैंने क्या लिखा, अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। जैसे मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, हमको पता है 1s2 2s2 2p, अरे 6 और 3s1, और हमको पता है 3s1 क्या है, इसका वैलेंस सेल है संयोजकता कोष से, और इससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ये लो, ये क्या है इसका, अरे मूल अवस्था है, मान लो ये मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और हमको पता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, सबसे बाहर वाला। तो पहला तो नाभिक के पास होता है पहला कोष, फिर दूसरा उससे दूर, तीसरा उससे दूर, चौथा उससे दूर, तो यहाँ तो 3 ही कोष हैं। 3s में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो यही क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, क्या करना है, अरे इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो भाई नाभिक के आकर्षण से तो उसको क्या करेंगे, फ्री करेंगे, और नाभिक के आकर्षण से फ्री करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको एनर्जी दी, और एनर्जी जैसी देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा आपके, अरे ये आपके इनफाइनाइट में चला जाएगा, अनंत में चला जाएगा।
नाभिक के आकर्षण से फ्री हो गया तो कहां पहुंच गया, हमने मान लिया अनंत में पहुंच गया। तो ये जो एनर्जी दी जाएगी आपकी, कौन सी, ये वाली जो एनर्जी है, ये जो ये यहां से कहां पहुंच गया, इनफाइनाइट में पहुंच गया, ये एनर्जी क्या कहलाएगी आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी। ये वाली जो एनर्जी है ना, इसका नाम क्या है आपकी, आयनन ऊर्जा। ये जो डेफिनेशन लिखते आ रहे ना अपन पीछे से, कि विलगित गैसीय परमाणु की मूल अवस्था से, मूल अवस्था का मतलब जैसा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन ग्राउंड स्टेट में, वो वाले। लेकिन मान लो ये ही है आपके पास सोडियम, ये ही आपके पास क्या है, सोडियम। अरे यही सोडियम है मान लो, और अब की बार मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया ऐसा, कैसा, ऐसा देखो, मान लो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही लिख दिया कि 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1। पर आपने क्या किया इसको, अरे आपने पहले इसको कहां भेज दिया, आपने इसको इतनी एनर्जी दी कि ये 3s ये लो, क्या कहा मैंने भाई, वही सोडियम का परमाणु है, गैसीय अवस्था में ले रखा है अपन ने, कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ये तो चाहो तो यहाँ गैसीय है ना भाई, कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब गैसीय मान रहे अपन, ठीक है ना, ये लिखा ही नहीं मैंने तो गैसीय मानेंगे अपन। अपन ने एनर्जी इतनी नहीं दी कि वो नाभिक के आकर्षण से फ्री होकर अनंत में पहुंच जाए, अपन ने इतनी सी एनर्जी दी कि वो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे कोष से कहा, अपने ना ऊपर वाले कोष जो है चौथा, उसमें चला गया मान लो, तो 3s से कहां चला गया, 4s में, ये लो, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब क्या कर रहे हैं अपन यहां से, अरे अब इससे क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और इसको कहां भेज रहे हैं, अरे इसको इनफाइनाइट में भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, इनफाइनाइट में भेज रहे हैं। तो देखो अपन ने क्या किया, यहां से 3s से इलेक्ट्रॉन को कहां भेजा, 4s में। तो अपन ने क्या दी इसको, अरे इसको एनर्जी दी, तो ये एनर्जी क्या नहीं है, आयनन एनर्जी, यानी ये आयनन ऊर्जा नहीं है, अरे ये जो ऊर्जा है ये आयनन ऊर्जा नहीं है। और फिर हमने क्या किया, 4s से इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया, इनफाइनाइट में। पहले तो क्या किया, 3 से 4 में भेज दिया, डायरेक्ट अगर 3 से यानी ग्राउंड स्टेट से सीधे अनंत में भेज दे तब तो क्या था, वो आयनाइजेशन एनर्जी जो अपन ने ऊपर लिखी। अब क्या कर दिया अपन ने, पहले 3 से 4 में भेजा, यानी 3 से 4 यानी उच्च ऊर्जा स्तर में अपने से ऊपर वाले में भेज दिया, या मान लो 5 में भेज दो, 6 में भेज दो, कहीं भेज दो, और फिर वहां से इतनी एनर्जी दी कि वो नाभिक के आकर्षण से क्या हो गया, फ्री, यानी इनफाइनाइट में पहुंच गया। तो ये ऊर्जा जो है ये आयनन ऊर्जा नहीं है, अरे ये ऊर्जा आयनन ऊर्जा नहीं है। तो फिर ये कौन सी ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है ना आपकी, ये वाली ऊर्जा, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से कहा, अरे सामान्य अवस्था से थोड़ा सा एनर्जी दी तो वो उत्तेजित अवस्था में पहुंच गया। तो जब इलेक्ट्रॉन को उसकी मूल अवस्था से कहा, मतलब अपने जो नेक्स्ट मतलब एनर्जी लेवल उसमें भेज दिया जाए, उसको बोलते हैं उत्तेजित करना। तो इसको बोलेंगे उत्तेजन ऊर्जा। भाई उत्तेजित करने के लिए ऊर्जा दी जाएगी, उसका नाम क्या है, उत्तेजन ऊर्जा। तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी, उत्तेजन ऊर्जा, यानी एक्साइटेशन एनर्जी। और ये जो यहां एनर्जी दी जा रही है, ये वाली, यानी यहां जो ये एनर्जी दी जा रही है कि अब जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर है या उत्तेजित जो कोष है उससे कहां भेज रहे हैं, इनफाइनाइट में। तो ये ऊर्जा आयनन ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखें। आयनन ऊर्जा तो कौन सी है, मूल अवस्था से भेजेंगे तब। इसको हम बोलते हैं, हमने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन को पहले तो कहां भेजा, अपना जो मूल ऊर्जा स्तर था उससे मतलब ज्यादा ऊर्जा वाले एनर्जी लेवल में भेज दिया उस ऊर्जा स्तर में। अब वहां से अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी कि वो इनफाइनाइट में पहुंच गया। तो ये ऊर्जा क्या नहीं है, ये ऊर्जा आयनन ऊर्जा नहीं है। तो ये कौन सी ऊर्जा है, यहां से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, उत्तेजित ऊर्जा स्तर से
अरे बाहर कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया, पृथक कर दिया, तो ये कहलाएगी सेपरेशन एनर्जी यानी पृथक्करण ऊर्जा। ये वाली ऊर्जा कौन सी है भाई? अरे पृथक्करण ऊर्जा, पृथक्करण ऊर्जा, पृथक्करण ऊर्जा। ये ऊर्जा कौन सी है? पृथक्करण ऊर्जा। यानी इसकी इंग्लिश लिखना चाहो तो ये तो है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन, ये लो एक्साइटेशन एनर्जी। अरे ये एनर्जी कौन सी है? एक्साइटेशन एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन को अपने मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजा जाए तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जरूरी चौथे में भेजो आप, पांचवें में भेजो, छठे में भेजो, तो जितनी एनर्जी दी जाएगी वो कौन सी है? एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा। और फिर उस उत्तेजित ऊर्जा स्तर से आपने इतनी एनर्जी दी कि वो नाभिक के आकर्षण से क्या हो गया, फिर यानी इनफाइनाइट में पहुंच गया, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? पृथक्करण ऊर्जा, सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन, ये लो एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सी है आपकी? सेपरेशन एनर्जी, उत्तेजन, सॉरी पृथक्करण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है ये? पृथक्करण ऊर्जा। ये छोटी मोटी बातें आपको थोड़ा सा आनी चाहिए। देखो ये वाली कि ये आयनन ऊर्जा है, ये कौन सी? उत्तेजन ऊर्जा, ये पृथक्करण ऊर्जा, पीछे सब्लिमेशन एनर्जी आ गई थी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इन ऊर्जाओं का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, कौन सी ऊर्जा क्या है। ठीक है, अब देखिए आप आगे की बात। अब आएगा अपना कि जो आयनन ऊर्जा है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो अपनी हेडिंग क्या होगी अगली कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ये लो, तो अपनी अगली हेडिंग है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ये लो। और ये हेडिंग है अपनी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ये लो, इसमें पहला कारक लेते हैं अपन। देखिए फर्स्ट कारक ले लेते हैं अपन, कौन सा? साइज वाला ले लेते हैं। कौन सा? साइज, यानी आकार वाला। ये लो, तो पहला है परमाणु आकार, साइज। ये लो, परमाणु आकार, और इसको चाहें तो आप बोल सकते हैं साइज। साइज, ये लो। और ये कैसे करेगा देखो, अब आपको थोड़ा सा है ना तो व्यवहारिक तौर पे समझना पड़ेगा। ऐसे हिंदी हिंदी लिखने करने से इनसे आपके समझ में नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे समझना पड़ेगा। कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन एनर्जी दे रहे हैं। अब एनर्जी दे रहे हैं तो अगर एनर्जी कम तो आयनन ऊर्जा भी कम, एनर्जी देने ज्यादा पड़ी तो आयनन ऊर्जा भी ज्यादा। अब ज्यादा कब देनी पड़ेगी? भाई नाभिक का आकर्षण अगर बढ़ जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, तो नाभिक उसको छोड़ना नहीं चाह रहा और अपन क्या कर रहे हैं? उसको छुड़ाना चाह रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और मान लो नाभिक का आकर्षण कम लग रहा है तो क्या होगा? हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो बस आपको यही समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा दी जाएगी, तो आयनन ऊर्जा कम। इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो फिर क्या हो जाएगा? आपकी आयनन ऊर्जा भी ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से कम निकलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम लगे, अट्रैक्शन फोर्स कम लगे, और अगर ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। बस ये चीज समझनी। देखो अब परमाणु आकार, अब परमाणु आकार मान लो बड़े, जैसे मान लो अरे एक इलेक्ट्रॉन तो अपन यहां से निकाल रहे हैं, मान लो यहां से, और एक इलेक्ट्रॉन अपन यहां से निकाल रहे हैं इससे,
ये लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये दूसरे कोष में बैठा है, ये पहले में बैठा है। तो देखो नाभिक के और इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस कम है, नाभिक के निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस क्या है, कम, दूरी। और इधर देखो नाभिक के निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बीच की डिस्टेंस कैसी है, ज्यादा। तो एक चीज ध्यान रखें हमेशा कि जब भी नाभिक और जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बीच डिस्टेंस कम होगी तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो नाभिक का आकर्षण कम लगेगा। और आकर्षण कम तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, आकर्षण ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। तो ऐसी थ्योरी आपको थोड़ा समझना होगी। जैसे मान लो आप यूं मान लो कि आप पढ़ रहे हैं और आप लोकल में पढ़ रहे हैं, मान लो जैसे मान लो यहाँ दौसा में पढ़ रहे हैं आप, भाई मैं तो दौसा में रह रहा हूँ तो मैं उसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो दौसा में पढ़ रहे हैं आप और दौसा के ही हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं, घर वाले आएंगे आपके, भाई घर वाले आएंगे, कभी मान लो मार्केट वगैरह में कोई काम है तो वो कि चलो भाई स्कूल में भी देखे आते हैं ना, भाई अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, भाई सही लाइन पे चल रहे हैं या नहीं, स्कूल आते भी हैं नहीं आते हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी करते हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कम थी इसलिए घर वाले आसानी से जाके आपको मतलब आपकी जानकारी जुटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कम है आपके घर वालों के बीच, इसलिए घर वालों का ध्यान पूरा है। मान लो आप यहां से जयपुर चले गए तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब घर वाले अरे मुश्किल से मान लो 1-2 महीने में पहुंचेंगे, 4 महीने में, कई के तो पहुंचेंगे नहीं पूरे, है ना, अरे वो लौट के पढ़ाई करके आ जाएगा। क्यों, आजकल तो भाई पैसे की जरूरत है, पैसा फोन पे से चला जाएगा, ऑनलाइन है ना सब कुछ। लेकिन मान लो फिर भी घर वाले चले जाएंगे कोई काम से मान लो, और आपके पास गए तो 2-4-6 महीने में पहुंचेंगे एक बार। अब आप मान लो 2-4-6 महीने में क्या कर रहे हो आप, घर वालों को क्या पता, आप कोचिंग जा रहे हो, आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, या आप और कोई शरारत कर रहे हो, आप कोई धूम्रपान वगैरह कर रहे हो, या आप कोई बदमाश बच्चे हैं उनके साथ घूम रहे हैं, तो घर वालों को क्या कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके घर वालों के बीच डिस्टेंस बढ़ी तो घर वालों का अट्रैक्शन घट गया, यानी आपको जाके नहीं संभाल रहे। जबकि यहाँ तो 6 महीने में ज्यादा नहीं तो 6 बार तो आ ही जाते। अब मान लो आप यहां से दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, तो घर वाले क्या, घर वाले साल भर में भी नहीं पहुंचेंगे, 2 साल में भी नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे घर वालों के बीच की क्या आकर्षण घट रहा है, आकर्षण घट रहा है। बस इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई कर दो कि दूरी बढ़ेगी आकर्षण घट जाएगा, दूरी घटेगी आकर्षण बढ़ जाएगा। तो यहां देखो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, नाभिक और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की बीच डिस्टेंस बढ़ेगी ना, और डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या हुआ, आकर्षण घट गया, और आकर्षण घटा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो गया। तो बस कहने का मतलब क्या है, यह एनर्जी ज्यादा थी, यह एनर्जी कम, इसका मतलब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। तो रिलेशन कैसा हुआ, ऐसे आपको समझना है। वहां आपसे कोई ऐसे नोट्स नहीं लिखवाएगा कि भाई प्रभावित करने वाले कारकों पर है ना 5 नंबर का सवाल आप नोट्स लिख दो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके कैसे आते हैं, अरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपके एक क्वेश्चन आजकल तो 5 आंसर आते हैं, 5, एक अनुत्तरित भी देने लग गई। तो देखिए, तो इसमें मैं रिलेशन क्या लिखूंगा, परमाणु आकार वाले में कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये लो, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, ये साइज की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, और साइज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ये हो गया आपकी फॉर्मूला। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, देखो अपन यहां से लिख सकते हैं कि यदि साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा, अरे बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा कि जो अट्रैक्शन फोर्स है किसका, न्यूक्लियस का, किस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या होगा आपके घट जाएगा। तो क्या कहेंगे, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घट जाएगा। नहीं आप तो सीधे याद रख लो, साइज बढ़ रहा है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी, अरे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। और साइज कब बढ़ेगा, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान अरे बढ़े। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी पढ़ेंगे अपन, वैसे आपके स्कूल्स वगैरह में तो आपने पढ़ ली होगी, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती है तो साइज भी बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो आईई यानी आयनाइजेशन एनर्जी घटती है।
तो ये प्रभावित करने वाला पहला कारक हो गया आपका, ये प्रभावित करने वाला पहला कारक हो गया आपका, ये लो प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक, प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक। प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक हो गया आपकी, ये लो प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक आपके ये हो गया परमाणु आकार। अब ये देखो ये चीजें अपन ने पीछे पढ़ी हैं, कहां? परमाणु त्रिज्या के अंदर। कहां? परमाणु त्रिज्या के अंदर। ये चीजें अपन ने परमाणु त्रिज्या के अंदर पढ़ी हैं। तो ये प्रभावित करने वाला पहला कारक हो गया, प्रभावित करने वाला पहला कारक, ये लो प्रभावित करने वाला पहला कारक। अब देखिए आप दूसरा कारक देखिए, आप प्रभावित करने वाला दूसरा कारक, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश। कौन सा? प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश मीन्स जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये लो, यानी इसको अपन क्या कह सकते हैं? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे करेगा? देखो प्रभावित, नाम से पता चल रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसका मतलब क्या होगा? नाभिक पर चार्ज बढ़ेगा तो फिर नाभिक क्या करेगा? अरे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन है, उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। और अभी तो बताया मैंने, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो रिलेशन कैसा हुआ? समानुपाती। तो क्या कहेंगे अपन यहां, इसमें क्या कहेंगे अपन कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है आपकी, ये जेड इफेक्टिव की कैसी है भाई? समानुपाती। अरे जेड इफेक्टिव की कैसी है? समानुपाती। ये लो, ये जेड जो इफेक्टिव है प्रभावी नाभिकीय आवेश है, उसकी कैसी है? समानुपाती। उसकी कैसी है भाई? समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, यानी जेड इफेक्टिव यदि बढ़ता है ये लो, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है आपकी ये भी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये लो, ये दूसरा प्रभावित करने वाला कारक हो गया। तीसरा देखो परिरक्षण प्रभाव कह सकते हैं या परिरक्षण नियतांक कह दो, आपकी इच्छा है। तीसरा है परिरक्षण प्रभाव, ये लो परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। पीछे पढ़ चुके हैं अपन इसको, परिरक्षण प्रभाव। वो ही चीजें आ रही है घूम फिर के। और देखो परिरक्षण प्रभाव तो करता क्या है, सुनो परिरक्षण प्रभाव करता क्या है भी? अरे परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने का काम करता है भी। परिरक्षण प्रभाव क्या करता है बच्चों? आकार को बढ़ाने का काम। परिरक्षण प्रभाव क्या करेगा? आकार को बढ़ाने का काम। तो इसका मतलब जो आकार का इफेक्ट है वही परिरक्षण प्रभाव का इफेक्ट होगा, और आकार बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी है, अरे आयनन ऊर्जा है, ये परिरक्षण प्रभाव की कैसी है? समानुपाती। परिरक्षण प्रभाव को शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन SE, शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये लोग शिल्डिंग इफेक्ट की कैसी है? समानुपाती। ये लोग, तो ये प्रभावित करने वाला तीसरा कारक हो गया आपके। इसका मतलब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इससे रिजल्ट क्या लिख सकते हैं अपन कि शिल्डिंग इफेक्ट यदि बढ़ता है
या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो फिर क्या होगा, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया अपन, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, देखो सुनिए, क्या कहा अपन ने कि जो मतलब साइज का इफेक्ट है वही परिरक्षण प्रभाव का इफेक्ट है। क्यों? परिरक्षण प्रभाव साइज को बढ़ाने का काम करता है, आकार को बढ़ाने का काम करता है। इसका मतलब आकार बढ़ेगा तो आई घटता है, तो इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा तो आई घटेगा। तो रिलेशन कैसा हुआ? व्युत्क्रमानुपाती। कैसा? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो साइज का इफेक्ट है ना वही इफेक्ट इसका है सेम। तो क्या होगा? हाँ जी, क्या कह सकते हैं यहां से कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये भी बढ़ेगी नहीं घटेगी? ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये कितने हो गए आपके? 3 प्रभावित करने वाले कारक हो गए। चौथा देखो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, यानी आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो अगला क्या है अपने पास? ये लो, अगला है चौथा प्रभावित करने वाला कारक, यानी आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। ये लो, आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। और देखिए ये कैसे प्रभावित करेगी, सुनिए आप, आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे प्रभावित करेगी, सुनना। आयन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये कैसे प्रभावित करेगी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें? पॉजिटिव में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही बढ़ेगी ना। क्यों? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उस पर। तो फिर क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो आई यानी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो मैं रिलेशन क्या लिख सकता हूं यहां से कि ऑक्सीडेशन स्टेट यदि बढ़ती है, ये लो, कि आयनाइजेशन एनर्जी है ये आपके समानुपाती है किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन की, यानी आयन की ऑक्सीकरण अवस्था की। अरे आयन की ऑक्सीकरण अवस्था की, आयन की ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन की, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी, आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ये लो, तो फिर क्या होगा? जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा भाई इससे, यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा किस पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उससे क्या हुआ? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी अरे घट गई। जैसे इसका एग्जाम्पल लेना चाहें अपन, देखो तो एग्जाम्पल क्या है, सुनिए आप इसका। जैसे मान लो अपन ने ले लिया ये, मान लो अपन ने ये ले लिया, एक एम उदासीन है, एम कैसा है? उदासीन। भाई एक एटम है उदासीन है, और एक मान लो आपने ले लिया ये एम प्लस, एक क्या ले लिया आपने? एम प्लस 2, एक एम प्लस 3 ले लो, ये लो एम प्लस 3, और एक चाहो तो आप एम प्लस 4 ले लो, ये लो। तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, अरे इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो हमको पता है क्या? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है
तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो हमको पता है आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी, अरे आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी। ये देखो एक थोड़ा मिस हो गया है, या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो ये प्रभावित करने वाले कितने, 4 कारक होगी। प्रभावित करने वाले कितने, 4। प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए आपके, 4। ये लो, प्रभावित करने वाले आपके 4 कारक हो गए। ये 4 मेजर फैक्टर भी है ना, 4 प्रभावित करने वाले कारक मुख्य हैं। इनके अलावा 2 कारक और हैं, एक तो है आपके भेदन प्रभाव या भेदन शक्ति, पेनिट्रेटिंग पावर, और एक है आपके अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायी। और वो दोनों कैसे, माइनर फैक्टर हैं। मेजर फैक्टर ये 4 हैं, यानी आयनन विभव को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो 4 हैं। 2 कैसे हैं, मतलब अन्य कारक मान लो उनको, यानी माइनर फैक्टर। माइनर फैक्टर तो ज्यादा प्रभाव डालते हैं वो 4 ही हैं। तो आप अपन कल पढ़ते हैं 2 माइनर फैक्टर, उसके बाद फिर वही आवर्त सारणी में वेरिएशन देखते हैं, आवर्त में गए तो बढ़ेगी घटेगी, वर्त में गए तो बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा कैसे होगा। फिर सेकंड आवर्त वालों का क्या होगा, आयनन विभव का, ऑर्डर थर्ड वालों का क्या होगा, और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। फिर आईपी के एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन, अनुप्रयोग, कि भाई आयनन विभव का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो। ठीक है बच्चों, चलिए।